बबीता का सगा मामा ही उसके साथ छेड़छाड़ करता था, ज़बरदस्ती करता था, शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती बनाता था। और बबीता के नानी के गांव के बगल से ही एक ट्रेन गुजर रही थी। ट्रेन रुकती है और उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है और वो लड़का बबीता को देखता है, बबीता उस लड़के को देखती है और फिर इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। फिर वो लड़का और बबीता के बीच में क्या हुआ, इसके लिए आपको कहानी में बने रहना पड़ेगा। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ प्रेम होते हैं जिसका एहसास होने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन कुछ प्रेम ऐसा भी होता है जो एक पल में हो जाता है। दोनों प्रेमियों को एक पल में एहसास हो जाता है उस प्रेम का। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी मैं शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। जगदीप महल सुखदेव दर्शन सिंह यमुनानगर से हैं, PR सिंह है, नरेश कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से हैं, रवि प्रताप जी हैं और योगेश सैनी जी हैं। इन लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था। आप लोग भी जब मेरे वीडियो पे कमेंट करें तो साथ में अपना नाम अवश्य लिख दें, अपना पता लिख दें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम अपनी वीडियो में लूँ। ये घटना है जुलाई 2022 की। एक ट्रेन मुंबई से चलकर मथुरा के लिए आ रही थी। एक लड़का जो मुंबई में जॉब करता था, नौकरी करता था, सरकारी नौकरी करता था, अभी उसकी उम्र वही 24-25 रही होगी। वो अपने घर मथुरा आ रहा था। जिस ट्रेन में वो बैठा था वो ट्रेन संयोग से इतनी लेट चल रही थी, हर स्टेशन पर डिले थी। स्लीपर बोगी में मिथिलेश बैठा हुआ था। ट्रेन धीरे धीरे चलती थी, कभी रुक जाती थी, सारे लोग परेशान थे। स्लीपर में कोई AC जैसा सिस्टम होता नहीं है, इसलिए गर्मी तो लगेगी, तो लोग गर्मी से परेशान थे। ट्रेन ज्यों ही मध्य प्रदेश के रतलाम से आगे निकलती है तो उस समय तक लगभग दिन के 12-1 बज चुके थे। मतलब भरी दोपहरी में ट्रेन बीच रतलाम से निकलते ही कुछ दूरी आगे जाने के बाद खाली जगह में जाके ट्रेन को रोक दिया जाता है। गर्मी इतनी थी कि लोग उसमें जब भी ट्रेन रुकती थी तुरंत ट्रेन से बाहर निकल जाते थे। सारे लोग निकल गए। जहाँ पर ट्रेन रुकी थी वहाँ से लगभग कुछ दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर ट्रैक पार करके पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था और छाया था भी, मतलब कई सारे वृक्ष थे। तो ट्रेन यात्री निकल के उस छाया के नीचे चले गए। उसमें झूले लगे हुए थे, लड़के कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, झूले भी झूल रहे थे, चापाकल वगैरह वहां पे था। कुछ देर तक मिथिलेश रुका, लेकिन ये सोचा कि चलो ट्रेन कितना देर रुकेगी पता नहीं, क्योंकि कई जगह ऐसा हो चुका कि घंटों रुक चुकी, तो पता नहीं यहाँ भी घंटों रुक सकती है। तो गर्मी से निजात पाने के लिए मिथिलेश ट्रेन से निकलकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे चला जाता है जहां पर बहुत सारे यात्री चले गए थे। वहां आपको पता ही होगा कि जब ट्रेन रुक जाती है तो यात्री उतर के इधर उधर घूमने लगते हैं। गर्मी का दिन हो तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग जाएंगे। वो भी चला गया। वहीं पर बगल में चापाकल था तो इसे प्यास लगी थी, चला गया चापाकल पर पानी पीने। जब ये चापाकल पर पानी पीने गया तो इससे पहले एक लड़की पानी पी रही थी, तो इसे लगा कि ये ट्रेन यात्री ही है, ये पानी पी लेगी, उसके बाद मैं पीऊंगा। तो जब ये पीने गया तो वो लड़की जो पी रही थी वो खड़ी हो गई और इसको इशारे से बोली कि आप पानी पी लो। ये जब पानी पीने लगा तो वो लड़की चापाकल चलाई, लड़का पी के आके बैठ गया। अब चूंकि मिथिलेश का टाइम पास तो हो नहीं रहा था और गर्मी का इतना मतलब मौसम था, बहुत ज्यादा गर्मी। वहां से कुछ दूरी पर जाकर मिथिलेश बैठ गया और लड़की थोड़ी दूर हट के बैठी थी। अब टाइम पास करने के लिए क्या किया कि मिथिलेश ने एक जुगाड़ निकाला और वो लड़की की तरफ देखने लगा। बार बार वो लड़की को देखे जा रहा था और इस बीच में कई बार लड़की भी उसे देख लेती थी छुप छुप के। इस तरीके से होता रहा। लड़की भी छुप छुप के मिथिलेश को देख लेती थी, मुस्कुरा देती थी। अब लड़की का मुस्कुराना मिथिलेश के दिल में कसक सा पैदा हो जाता था। असल में जो वो लड़की थी वो 18-19 वर्ष की रही होगी, सांवली सी लड़की थी। उसके होंठ पर एक तिल था और उसकी लंबाई वही मीडियम रही होगी, ना ज्यादा लंबी थी ना छोटी थी, मीडियम कद काठी की लड़की थी, अच्छी थी, देखने में बड़ी प्यारी लगती थी। इसी बीच में ट्रेन के चलने की आवाज आती है तो मिथिलेश को ऐसा तो लगने तो लगा था कि लड़की के तरफ से भी कुछ पॉजिटिव इशारा है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि लड़की से वो कुछ बात करे, क्योंकि इससे डर था कि वो जो लड़की है इसके भी कोई साथी इसी ट्रेन में होंगे, तो अगर मैं बात करूंगा हो सकता है कोई देख ले तो मामला
बेमतलब का बिगड़ जाएगा, बात का बतंगड़ बन जाएगा, तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था। तो जब सीटी बजी, तो ट्रेन की सीटी बजी, सारे यात्री ट्रेन में आके बैठने लगे। मिथिलेश भी दौड़ा और आके ट्रेन में बैठ गया। तो वो देखता है कि सारे यात्री तो ट्रेन में बैठ गए, लेकिन वो लड़की वहीं पर थी। और चूंकि मिथिलेश जब आया था तो वो लड़की खड़ा होकर मिथिलेश को देखने लगी थी। जब मिथिलेश ने ये देखा कि लड़की तो वहीं खड़ी है, तो ये समझ गया कि ये लड़की ट्रेन की यात्री नहीं थी, असल में पहले से ही वो वहां पर रही होगी। लड़की ने अपने हाथ से बाय बाय का इशारा दिया, तो मिथिलेश भी जवाब में बाय बाय का इशारा दिया। लड़की हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, बाय बाय का इशारा कर रही थी। लेकिन ट्रेन सीटी तो हमारी, लेकिन ट्रेन 2-4 कदम चल के फिर रुक गई नहीं, वहीं पे रुक गई। जब तक मिथिलेश वहां पे खड़ा रहा गेट पर, लड़की भी खड़ी रही। कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट हो गए, ट्रेन जब आगे बढ़ी नहीं तो लोगों को लग गया कि ट्रेन अभी और रुकेगी, तो फिर से यात्री उतरने लगे। जब यात्री उतर के फिर छाया में जाने लगे तो मिथिलेश भी छाया में जाना लगा। तो मिथिलेश भी ट्रेन से उतर के छाया में चला गया। अब मिथिलेश को 100% पता चल गया था कि लड़की की तरफ से भी पॉजिटिव वाइब है, मतलब उसके तरफ से भी हाँ है। और इसके मन में जो एक डर था कि लड़की के साथ कोई यात्री होंगे, तो ये डर भी निकल गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये ट्रेन की नहीं है। जहां पर मिथिलेश पहले बैठा था, पीपल के पेड़ का जो जड़ होता है वहां पर, वहीं पर बैठ गया और बबीता फिर अपने जगह पर जाकर बैठ गई। और फिर इस दोनों के बीच में इशारा शुरू हो गया, इशारों से बात हो गया शुरू। अब जितने लोग थे उन सारे से नजर छुपा छुपा के मिथिलेश भी उसे इशारा कर रहा था, बबीता भी मिथिलेश को इशारा कर रही थी। अब वो जो बबीता थी उसके साथ 3-4 छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 10 साल के, कोई 12 साल के, कोई 8 साल के, इस तरीके से थे। इस तरीके से जब कुछ देर इशारा चलता है, तब बबीता, वो जो 3-4 बच्चे होते हैं उसके माध्यम से बगल में एक जामुन का पेड़ होता है, तो वहां से पेड़ जामुन तोड़वा के और एक पॉलीथीन में रखवा के और मिथिलेश के पास भिजवाती है। वो बच्चा कहता है कि वो दीदी दी है। तो मिथिलेश जामुन खाता है और इशारा से कहता है, बहुत मतलब इशारा से बताता है कि जामुन बड़े अच्छे हैं। तो जब ये बबीता देखती है तो वो सर झुका के मुस्कुरा देती है। वहां पर बहुत सारे लोग थे, तो बबीता और मिथिलेश के बीच में जो कम्युनिकेशन का साधन बना, वो जो 3-4 बच्चे थे वो सारे लोग। बबीता जो कुछ कहती वो मिथिलेश को कह जाता, और मिथिलेश जो कहता वो जाके बबीता को कह देती। वो सारे बच्चे थे, उससे बबीता ने पूछवाया कि जाके ये बात पूछो। तो वो बच्चा आके मिथिलेश से पूछता है कि दीदी पूछ रही है कि आप शादीशुदा हो या कंवारे। तो मिथिलेश बबीता को देखकर हंसता है और बच्चा को कहता है कि जाके बोल दो कि मैं कंवारा हूँ। वो बच्चे जाके कहते हैं कि वो कंवारा है। फिर बबीता बच्चे से कहती है कि पूछो कि वो मुझे ऐसे देख क्यों रहा है। बच्चे आके पूछते हैं कि दीदी पूछ रहे कि आप देख क्यों रहे हो। तो मिथिलेश कहता है कि बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लग रही है। जब ये बात बच्चा बबीता को बताता है तो बबीता सुन के शर्मा जाती है। बबीता ये बात सुन के वहाँ शर्माती है और मिथिलेश यहाँ पे एक हल्की सी हंसी लेता है और थोड़ा सा आंखों से छेड़खानी करता है। दोनों के बीच में इस तरीके से बहुत सारी बातें बच्चों के माध्यम से होती है। बच्चे आके मिथिलेश से पूछते हैं कि दीदी पूछ रही है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मिथिलेश सारी बात बताता है कि मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और अभी घर जा रहा हूँ। ये सारा चीज हो रहा था और मिथिलेश का जो टाइम था, जो पहले कट नहीं रहा था अच्छे से, अब बड़े आसानी से धड़ल्ले से एकदम स्मूथली कट रहा था। मिथिलेश को एक टाइम पास करने का साधन भी मिल गया था और ये जामुन खाया भी जा रहा था, उसका उत्तर भी दिए जा रहा था। वो बच्चा जब मिथिलेश से आके कहता है कि दीदी पूछ रही है कि क्या आप दीदी से शादी करोगे। ये जब मिथिलेश बात सुनता है तो पहले तो ये बचकाना सा लगता है, फिर ये इस बात को मजाक समझ लेता है कि जैसे मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ये भी टाइम पास कर रही है। तो ये भी कह देता है मजाक में कि हाँ, अगर दीदी तेरी चाहे शादी करना तो मैं अभी साथ लेके चला जाऊंगा। इसको पता था कि मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ, ये लड़की भी मेरे साथ टाइम पास कर रही है। लेकिन ये बात जब बच्चे जाके बबीता को सुनाते हैं, ये बात जब बबीता सुनती है तो इसके दिल में कुछ कुछ थोड़ा सा महसूस होता है, कुछ कुछ होने लगता है। ये मुश्किल से आधा 1 घंटे पहले मिले थे और आधा 1 घंटे के बीच में ही इन दोनों के बीच में ऐसा संबंध बन गया था, इशारों इशारों में और बच्चों के माध्यम से, जैसे कि वर्षों का संबंध हो। अब ये जो मिथिलेश था, जो इसका पहले टाइम पास नहीं हो रहा था, अब इसके मन में एक डर सी बैठ गई थी
कि पता नहीं ये ट्रेन कब खुल जाए, और वो चाहता था कि ट्रेन खुले ना। लेकिन तभी मिथिलेश एकदम झटके से उठता है और ट्रेन की तरफ चला जाता है। जब मिथिलेश को ट्रेन की तरफ जाते देखती है तो सारे यात्री तो वहाँ छाया में ही थे, वहीं पे वृक्ष के नीचे ही। तो बबीता समझी कि भाई ट्रेन तो अभी जा नहीं रही, ना हॉर्न दिया ट्रेन ने, तो फिर क्या हुआ? एकदम से वो यहाँ से भाग गया। क्या मेरी कोई बात उसको बुरी लग गई? पता नहीं क्या हुआ। तो वो थोड़ी सी डर गई और अपने जो साथ में उसके बच्चे थे उससे कहने लगी कि जाके देखो जरा वो ट्रेन में क्या हुआ, क्यों भाग गए। इधर जो मिथिलेश था अपने डब्बे में जाता है और बैग निकालकर जो अपने घर के लिए कुछ कंगन वगैरह, चूड़ी वगैरह ले जाता है, उसमें से एक कंगन निकालता है, अंदाजा लगाता है इस नाप का और लेके वापस आ जाता है और इशारा करके उस बच्चे को बुलाता है। उसमें से एक बच्चा आता है, उसे वो कंगन देता है, कहता है कि जाके दीदी को दे दो। बच्चा जाता है, बबीता को कंगन देता है। बबीता कंगन पहनती है, बड़ा अच्छा लगता है और मुस्कुराने लगती है और कंगन को चूमती है। अब तक जो इस टाइम पास जैसा समझ रहा था मिथिलेश, लेकिन ये टाइम पास से कुछ ज्यादा हो रहा था, क्योंकि टाइम पास होता तो मिथिलेश के दिल में कोई ज्यादा कसक सी नहीं उठती, दिल में इस बात का कोई एहसास सा नहीं जगता। लेकिन अब मिथिलेश के दिल में एक एहसास सा जगने लगा था। लेकिन फिर भी मिथिलेश इसको टाइम पास ही समझने की कोशिश कर रहा था कि कुछ देर बाद ट्रेन खुलेगी, मैं चला जाऊंगा। चलो, इसी में एक बच्चा आके कहता है कि दीदी आपसे अकेले में बात करना चाहती है। तो मिथिलेश वहां से उठता है और बबीता के पास जाके बैठ जाता है। जितने लोग थे उसके लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस भीड़ में, यात्री में कौन किसको पहचानता है। यात्री तो यही समझते रहे होंगे कि बबीता जो है इस लड़के के साथ है, मिथिलेश के साथ है, इसलिए कोई इस बात को गलत तरीके से नहीं देख रहा था। अब जब तक बबीता दूर थी तब तक तो मिथिलेश को देखती थी, लेकिन मिथिलेश जो ही उसके नजदीक गया तो बबीता ने नजर झुका ली और मिथिलेश को देखना बंद कर दिया। फिर दोनों में आपस में बातचीत हुई, एक दूसरे का नाम वगैरह पूछे, सारी बातें हुई। फिर बबीता ने एक सवाल किया कि अभी जो बच्चा आपसे पूछने गया था, शादी की बात आपने कहा, वो सच था क्या? क्या सच में आप मुझसे शादी कर लोगे? तो मिथिलेश को बबीता के बचपना पर, वो जो बचपना हरकत कर रही थी, कोई कैसे एक अनजान व्यक्ति से इतना जल्दी शादी की बात कर सकती है, तो उसको अंदर अंदर हंसी आ रही थी। लेकिन फिर वो सोच रहा था कि ट्रेन खुलेगी, मैं भी चला जाऊंगा, ना ये मुझे पहचानेगी ना मैं इसे पहचानूंगा, चलो जितना अच्छे से कट रहा है टाइम पास कर लेता हूं। तो वो बोला हाँ बिल्कुल मैं कर लूंगा, मजाक मजाक में बोल देता है। फिर दोनों में अच्छी खासी बातचीत होती है। तो बातचीत के दौरान पता चलता है मिथिलेश को कि वो जो बबीता, इसके माता पिता नहीं है। बबीता अपने नानी के घर रहती है और बबीता के साथ उसका जो सगा मामा है वही उसके साथ जबरदस्ती करता है, कई बार उसके साथ छेड़खानी कर चुका है। अब तक जो मिथिलेश इस बात को टाइम पास समझ रहा था, ये मामला धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा था और बबीता जो जो बात कह रही थी वो बात मिथिलेश के सिर्फ कानों तक और सिर्फ दिमाग तक नहीं जा रही थी, ये बात मिथिलेश के दिल तक जा रही थी। तो बबीता का उस तरीके से कहना और मिथिलेश की इस बात के दिल पे असर पड़ना, तो बबीता ने मिथिलेश के दिल में जगह तो बना ही ली थी। तो मिथिलेश ने बबीता को अपने सीट पर दिखाने ले गया, कहा कि चलो मैं जहां बैठा हूं वहां चलो। तो बबीता जाती है मिथिलेश के सीट पर, वहां बैठती है। बोगी में कुछ देर दोनों बैठते हैं, कुछ बातचीत होती है। फिर एकदम से बबीता मिथिलेश से लिपट जाती है। अब वहां पे अगल बगल में कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, पुरुष तो चले गए थे छाये में, लेकिन महिलाएं बैठी हुई थी। तो मिथिलेश को ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो मिथिलेश उसको छुड़ाता है, अपने से दूर करता है। लेकिन जब उसको अपने से दूर करता है तो देखता है कि बबीता रो रही थी। अब मिथिलेश को ये नहीं पता था कि ये मामला इतना सीरियस हो जाएगा, ये लड़की इस बात को लेकर इतना सीरियस हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात है, पता नहीं चला मिथिलेश को कैसे, लेकिन उस लड़की के आंखों में आंसू देखकर मिथिलेश के आंखों से भी आंसू निकल गए। मिथिलेश भी भावुक हो गया। अब ये एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। अब मिथिलेश तो बबीता की सारी सच्चाई जान चुका था, तो उसके मन में अंदर अंदर ही ये बात आने लगी कि जो अब तक मजाक हो रहा था, क्या मैं इसको सच कर दूं, क्या मैं इससे शादी कर ही लूं, अभी इसको अपने साथ ले ही जाऊं। तो एक तो उसके मन में ये बात आ रही थी कि मैं इसको अपने साथ ले ही जाता हूं। लेकिन उसी समय ट्रेन की खुलने की आवाज होती है, सारे यात्री ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। अब सारे यात्री जब ट्रेन पे चढ़ने लगते हैं तो एकदम से गेट जाम हो जाता है और वो जो बबीता के साथ 3-4 बच्चे थे वो भी बाहर आके चिल्लाने लगते हैं, दीदी उतरो, ट्रेन खुल रही है, ट्रेन खुल जाएगी। बबीता उतरना नहीं चाह रही थी और मिथिलेश भी उसे उतारना नहीं चाह रहा था।
लेकिन दोनों को एक बहाने जैसे, मतलब एक बहाने की जरूरत थी। बबीता चाहती थी कि एक बार मुझे मिथिलेश रोक ले, और मिथिलेश चाहता था कि बबीता अपने मन से रुक जाए। बबीता सोचती थी कि अगर मिथिलेश मुझे रोक लेगा तो मैं इसके साथ चले ही जाऊंगी, और मिथिलेश सोच रहा था कि अगर बबीता अपने मन से रुक जाए तो मैं इसको ले ही जाऊंगा, इससे शादी कर लूंगा। अब भीड़ इतनी हो गई थी, लेकिन बाहर से आवाज दे रहे थे तो बबीता उतर रही थी और साथ ही सोच रही थी कि काश मिथिलेश मुझे रोक ले। किसी भी तरीके से निकल रही थी, तो फिर मिथिलेश उसे रास्ता दिलाने लगा। तो जल्दी जल्दी से मिथिलेश उसका रास्ता खाली कराने लगा, और जब जब गेट तक पहुंचा तब तक भीड़ खत्म हो चुकी थी, सारे यात्री अंदर बैठ चुके थे। बबीता गेट पर जाकर रुक जाती है और पीछे मुड़कर मिथिलेश को देखने लगती है। अब ट्रेन अभी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई थी, और बच्चे बाहर से चिल्ला रहे थे, दीदी उतर जाओ, दीदी उतर जाओ, ट्रेन स्पीड हो जाएगी। और बबीता के मन में था कि मिथिलेश रोक ले मुझे। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज रोक ले, प्लीज रोक ले। वो चाह रही थी कि किसी भी बहाने से ट्रेन इतनी स्पीड हो जाए कि मैं उतर ना सकूं। बस वो बहाना ढूंढ रही थी कि मैं उतर ना पाऊं। लेकिन इसी बीच में मिथिलेश कह देता है कि बबीता तुम उतर जाओ, क्योंकि जब ट्रेन स्पीड हो जाएगी तो तुम उतर नहीं पाओगे। तो मिथिलेश के मुंह से ये बात सुन के कि बबीता तुम उतर जाओ, वो उतर जाती है। अब उतर के मिथिलेश अब गेट पर खड़ा रहता है, बबीता नीचे उतर के खड़ी रहती है। ट्रेन कुछ दूर आगे बढ़ती है और बबीता अपने आंख के आंसू को पोंछती है अपने दुपट्टे से। ये चीज जब मिथिलेश देखता है तो अब मिथिलेश को ऐसा लगने लगा था कि मुझे रोक लेना चाहिए था। अब ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी होती है थोड़ी सी, कि अब न तो उतरना संभव था, न किसी का चढ़ना संभव था, और ना जाने कैसे मिथिलेश के मुंह से ये बात निकल जाती है कि बबीता आ जाओ। ये बात जो ही बबीता सुनती है, बबीता एकदम सरपट दौड़ लगाती है और चाहती है कि इस बोगी में ना तो किसी भी बोगी में चढ़ जाऊं। लेकिन ट्रेन अब इतनी स्पीड हो चुकी होती है कि चढ़ना असंभव था। फिर बबीता खड़ी हो जाती है। मिथिलेश गेट के पास खड़ा था, बबीता पीछे छूटी जा रही थी, और मिथिलेश को लग रहा था कि मेरा अपना कोई हिस्सा यहाँ पे छूटा जा रहा है। उसे लग रहा था कि आज मैं अपना कोई बहुत ही बहुमूल्य चीज यहाँ खो के जा रहा हूँ। गेट पर मिथिलेश रो रहा था, नीचे बबीता रो रही थी, और ट्रेन बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे के नज़र से ओझल हो जाते हैं, एक दूसरे के नज़र से बहुत दूर हो जाते हैं। ट्रेन बबीता के मिथिलेश को उससे बहुत दूर लेके चली जाती है। दोस्तों, एक दूसरे के पास किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं होता है, जल्दी में ले भी नहीं पाते, दे भी नहीं पाते। क्या होता है इस कहानी में इसके आगे, इसको सुनने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कैसा लगा कहानी का ये भाग आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब भी आप कमेंट करें तो साथ में अपना नाम और अपना पता अवश्य लिखें, जिससे कि मुझे अगले वीडियो में वो बोलने में आसानी हो। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।